तो बच्चों, मेरा नाम है वाहिदा बेगम। मैं श्री शंकरेश्वरा ग्रामांतर प्रौढ़शाला जानकल में अध्यापिका हूँ। जो आज मैं 10वीं कक्षा की गिल्लू पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस गिल्लू पाठ के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर के लेखिका हैं। तो इनसे लिखी महादेवी वर्मा जी की परिचय को हम यहाँ पर जान लेंगे। तो महादेवी वर्मा जी, बच्चों, महादेवी वर्मा जी का यहाँ पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनका जन्म 1907 मार्च 1907 फारुखाबाद में हुआ। फारुखाबाद में जन्म हुआ। देखिए बच्चों, मार्च 1907 फारुखाबाद में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ। तो इनके पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा। तो देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। तो माता का नाम क्या था? तो इनकी माता थी हेमा रानी। इनकी माता थी हेमा रानी। तो महादेवी वर्मा जी को क्या कहते थे? आधुनिक मीरा भी कहते थे। वे गद्य और पद्य में दोनों में भी रचनाएं की हैं। उनके बाद शिक्षा महादेवी वर्मा जी संस्कृत में एमए की उपाधि को प्राप्त किए हैं, एमए पदवी। और प्रयाग महिला विद्यापीठ में वे प्राध्यापिका होकर क्या किया? काम किया है। तो इन्हें प्राप्त पुरस्कार सक्सेरिया पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पुरस्कार और यामाकृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को भी प्राप्त है। तो इनकी रचनाएं इस तरह हैं: यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला, श्रृंखला के खड़ियां आदि। तो ये थे इनके रचनाएं। तो इनका निधन सितंबर सन 1987 में हुआ। तो इनकी रचनाएं को तो हम लोग जान चुके। तो इनका निधन 19 सितंबर 1987 में हुआ। तो देखिए बच्चों, इनका निधन 1987 में हुआ। तो बच्चे, आज हम इस पाठ के उद्देश्य को यानी आशय को समझेंगे। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोगों को स्नेह भाव और प्राणी दया यानी प्राणियों और पक्षियों के ऊपर किस तरह से हम करुणा भाव से रहना चाहिए, उसका यहाँ पर सीख मिलता है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। इस पाठ में महादेवी वर्मा जी किस तरह प्राणी पक्षियों के साथ प्रेम से यानी ममता से किस तरह व्यवहार करते थे और उनके जीवन शैली को भी हम इस पाठ के द्वारा जानकारी लेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में आने वाले नए शब्द यानी कठिन शब्दों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। अचानक, एकाएक यानी सडनली जो बोलते हैं ना, अचानक, एकाएक। गमला, फूलों के पौधे लगाने के बर्तन, जो गमला बोलते हैं वो फूलों के पौधों को घर के सामने जो सजाए रहते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? गमला। घाव, जख्म यानी गाया, वुंड बोलते हैं जिस तरह इंग्लिश में। हौले, धीरे से। और कांच, शीशा। कांच इसका मतलब क्या है? शीशा। भी बहुत सारे यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है। तो हम पाठ को
उन नए शब्दों के बारे में ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आपके पास पाठ्य पुस्तक है ना? तो पृष्ठ संख्या 13, पृष्ठ संख्या क्या है? 13 खोलिए। तो मैं जैसे जैसे पढ़ते जाती हूँ आप लोग पाठ को देखते जाइए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समाधारित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। तो दूसरा पृष्ठ देखिए। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काककवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर गाहों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा, वह आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मय करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो बच्चे, पाठ को हमने पढ़ा है, तो इस पाठ के अर्थ को यहाँ पर जान लेंगे। अचानक एक दिन, यानी लेखिका को अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चुअव्वल जैसा खेल खेल रहे थे। लेखिका ने एक दिन बरामदे में, यानी आंगन में, जो सामने
जो आंगन रहता है उस आंगन में बाहर आकर देखे दो कौवे चुआ चुआवल, यानी दो कौवे जो हैं चौं चौं करके दोनों कौवे लड़ रहे थे। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभूषुंडी इसका मतलब क्या है? काकभूषुंडी किसको बोलते हैं? कौवे को बोलते हैं। काकभूषुंडी पुराण कथा में यानी पुरानी कहानियों में काकभूषुंडी इसका मतलब है कौवे को हम क्या कहते थे? पशुओं यानी पक्षियों के गुरु मानते थे। काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी यानी काकभूषुंडी पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु मानते थे, इस तरह कहा जाता है। इस कौवे को कुछ लोग क्या कहते हैं? इसको अशुभ भी बोलते हैं और शुभ भी बोलते हैं। हमारे बेचारे उनके ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। यानी जो कुछ अब मृत्यु हुए रहते हैं उनके पूजन के बाद जो कुछ उनके लिए बना रहता है उसको हम क्या करते हैं? जो पूजा के लिए रखते हैं, पूजा होने के बाद उसको जब हम उनके यानी जो समाधि रहती है उसके आसपास रखते हैं, तब उसको ये जो कौवे हैं उसको छूकर उसे खाने पर ही उनको मोक्ष मिला है, इस तरह सोचते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। हम लोग और तुम लोग सोचते हैं यानी कौवे हमारे घर के सामने आकर काम 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 करता है तो हम इसको क्या कहते हैं? जो आज हमारे घर में कोई आने वाला है, जो हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कुछ तो होने वाला है, यानी अशुभ का संकेत भी सोचते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। देखिए, कौवा जब घर के सामने आकर काव काव करता है तो उसे शुभ भी मानते हैं और कुछ लोग अशुभ भी मानते हैं। कुछ अशुभ घड़ी आने वाली है, इस तरह सोचते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। जिस तरह यानी कौवे के बारे में लेखिका सोच रहे थे, तब यानी उनके सामने, उनकी आंखों के सामने क्या था? दो कौवे चोंचों से क्या कर रहे थे? चुआ चुअल खेल रहे थे। उसके ऊपर लेखिका का ध्यान गया, दृष्टि रुक गई, यानी उनकी जो कुछ उनकी दृष्टि गई। लेखिका के इस अशुभ यानी शुभ के बारे में सोच रहे थे, जब दो कौवों के जो चुआ चुअल अव्वल खेल के ऊपर यानी लेखिका की दृष्टि पड़ी। निकट जाकर देखा, गिलहरी ये एक छोटा सा बच्चा है। वहां पर क्या था? जब लेखिका की दृष्टि उन पर पड़ी, वहां पर जो कौवे खेल रहे थे वहां पर दृष्टि पड़ी, वहां एक छोटा सा बच्चा था। कौन सा था वह? गिलहरी का बच्चा था। गिलहरी का बच्चा था। उस बच्चे को यानी अपना आहार बनाने के लिए जो कौवे उसको क्या कर रहे थे? चोंच से बाहर निकालना चाह रहे थे, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी लेखिका देख रही थी उस छोटे जीव गिलहरी को अपना आहार बनाने के लिए दो कौवे यानी अपने चोंचों से उस गिलहरी के बच्चे को वहां दीवार और गमले के संधि से बाहर खींचने के लिए क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे। इसको वहां पर लेखिका ने देख लिया। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, यानी
दो कौवे यानी गिलहरी निश्चेष्ट सा पड़ा है, उस जीव पर दो कौवे अपने चोंचों से हमला कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? गमले और दीवार के संधि में जो गिलहरी का बच्चा पड़ा था उसको बाहर खींचने के लिए यानी अपना आहार बनाने के लिए वो दो भी कोशिश कर रहे थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था, यानी ये दो कौवे बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। वह गिलहरी निश्चेष्ट सा यानी कोई क्रिया नहीं था, क्योंकि वह ऊपर से गिर पड़ा था, इसलिए वह वहीं पर पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। जो हम लोग तुम लोग जानते हैं, अब जान चुके हैं, कौवा यानी घर के सामने आकर यानी काव काव कहने पर हम क्या कहते हैं? उसको शुभ कहते हैं, कुछ लोग अशुभ भी कहते हैं। इसलिए यानी हम लोग यानी गांव के लोग जो बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जब कौवे किसी को छूता है तब वह क्या करता है? वह जीव नहीं रहता, उसका हत्या होना पड़ता है, यह सोच रहे थे। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। यानी लेखिका का मन नहीं माना, जैसा भी हो, जिस तरह भी हो, उस जीव को लेखिका की मन नहीं माना, उस लघु जीव को क्या किया? उन्होंने उठाकर लाया। फिर रुई से उसके ऊपर जो रक्त जो कौवे ने गाँव किए थे उसको क्या किया? रुई से यानी कॉटन से उसको क्या किया? पोंछ कर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन का जो मरहम रहता है उसको क्या उस गिलहरी पर लगा दिया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। पेंसिलिन का मरहम लगाने के बाद उसको क्या किया? उसके बाद लेखिका ने उसके मुंह में यानी गिलहरी के मुंह में, गिलहरी इसका मतलब क्या है? अड़िलो। गिलहरी अड़िली ना मरी, उस बच्चे को गिलहरी का बच्चे को क्या किया? उन्होंने पेंसिलिन का मरहम लगाने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरे उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। यानी 2-3 दिनों के बाद यानी रक्त को पोंछ कर पेंसिलिन का मरहम डालकर एक बूंद पानी टपकाने के बाद यानी 2-3 रोज गुजरने के बाद वह इतना आश्वस्त हुआ, इतना गिलहरी में इतना जीव आया कि इतना तीसरे दिन वह इतनी अच्छा और आश्वस्त हो गया। मेरी उंगली अपने 2 नन्हों पंजों से, यानी लेखिका के पंजे इसका मतलब क्या है? जो हाथ रहते हैं ना उसके, जिस तरह उन हाथों से लेखिका के हाथों को पकड़ लिया। नीले कांच के मोतियों जैसे, यानी उसकी आंख कैसे थे? कांच, शीशा। ಗಾಜಿನ ರೀತಿಯ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀಲೆ किस तरह ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನಂತಹ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ इधर उधर देखने लगा। इधर उधर यानी जो प्रकृति को देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए जब्बेदार पूंछ, यानी 3-4 मास के बाद यानी 3-4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ जिस तरह था वो स्निग्ध रोए, यानी उसके एक रोए एक बाल मोटे मोटे थे, ಅದರ ಒಂದೊಂದು ರೋಮಗಳು ಕೂಡ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಜಪ್ಪೆದಾರ್ ಪೂಂಜ್ ಬಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿತ್ತು, ಜಬ್ಬೆದಾರ್। और चंचल चमकीले आंखें, चंचल चमकीले, चमकीले इसका मतलब क्या है? ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು, चमकीले। चंचल, चंचल यानी उधर इधर अपनी दृष्टि को क्या करता है? इधर उधर देखते रहता है, चमकीले चंचल। आंखें सबको विस्मित करने लगी, यानी
जब्बेदार पूंछ, स्निग्ध रोएं और चंचल चमकीले आंखें, यानी उसकी आंखें उधर इधर, यानी चंचल इसका मतलब क्या है, इधर उधर घूमना होता है। उस तरह उसकी एक क्रिया में जो 3-4 महीने के बाद क्या आया, बदलाव आया। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। 3-4 महीनों के बाद जो गिलहरी था उसको हम क्या कहने लगे, गिलहरी कहने लगे, गिल्लू कहने लगे। गिलहरी यानी गिल्लू का बच्चा जो है उसे हम क्या कहते हैं, गिलहरी कहते हैं। जो बड़ा होने के बाद उसको क्या कहते हैं, गिल्लू। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। मनो यानी कांच के मनकों सी आंखों से, कांच यानी ಗಾಜಿನಂತಹ ಮಣಿಗಳಂತಹ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ न जाने नमगे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ उधर इधर देखने लगा। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। यानी जो जब लेखिका को मिला, जब उसकी स्थिति कैसी थी, 3-4 महीने के बाद उसकी सोच यानी उसकी कार्यकलाप यानी उसकी कामकाज में जो बदलाव आया, उसके बारे में सोचकर यानी लोग यानी लेखिका आश्चर्य से उसको देखने लगे। जब मैंने लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी जब लेखिका लिखने जब बैठती थी, उसको यानी अपनी ओर ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये क्या करता था, गिल्लू क्या करता था, आकर्षित करने के लिए अच्छा उपाय खोज लिया। यानी एक उपाय को खोजा, एक उपाय को खोज लिया। वो उपाय क्या है हम जान लेंगे। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। यानी लेखिका के यानी ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए वो क्या करता था, पैर यानी लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। यानी लेखिका के पैर तक आकर पर्दे जो घर की खिड़कियों पर और घर के यानी दरवाजे पर जो हम कर्टन्स डाले रहते हैं ना, उस पर चला जाता था। फिर उसी तेजी से उतरता, उसी तेजी से यानी खिड़की में जो पर्दा था उसे चढ़कर उसी तेजी से उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। जिस तरह दौड़ता था, यह दौड़ने का क्रम जब तक चलता था, लेखिका उसके पास जाने तक, यानी लेखिका का ध्यान यानी इस गिल्लू के ओर जाने तक भी यह क्रिया, कौन सी क्रिया, जो लेखिका के पैर तक आकर पर्दे पर सर कर चढ़ता था और उसी तेजी से उतरता था। यह प्रक्रिया लेखिका का ध्यान को अपनी ओर यानी गिल्लू के ओर लेने के लिए यानी अपनी ओर खींचने के लिए वह इसको इस तरह कर। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के यानी गद्यांश को तो हम लोग जान चुके। तो इसमें आने वाले यानी कुछ प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, यह प्रेरण और क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया इसका मतलब क्या है, कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया। मालूम होगा आप लोगों को, कर्ता स्वयं कार्य ना करते हुए किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जो देखिए अभ्यास पुस्तक में चिपकना है, चिपकना, चिपकना यह क्या है, क्रिया रूप है, क्रियापद चिपकना। इसका मूल रूप क्या है, चिपक,
चिपकना अंटिಕೊಳ್ಳುವುದು, चिपक अंटो। इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? इसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को यहां पर हम लोग देखेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर चिपकना, ये तो क्रिया रूप है, क्रियापद है, इसका मूल रूप क्या है? चिपक। तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है? चिपकाना, चिपकाना। देखिए मैंने कहा है क्या, कर्ता पद स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है यहाँ पर? चिपकवाना, चिपकवाना। तो उसी तरह यहाँ पर और दूसरे हैं, लिखना, 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 बरेयुವುದು। इसका मूल रूप यानी धातु रूप क्या है? लिख बरे। तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? लिखाना। तो द्वितीय क्या है? लिखवाना। नेक्स्ट उसी तरह पीना, ಪೀನ ಕುಡಿಯುವುದು, ನೀರು, ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು, ಒಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಪೀನ, ಪಿಲಾನ, नेक्स्ट पिलवाना, और जांचना, जांचना, जांचना इसका मतलब क्या है? जांचना, परीक्षिसु, जांचना, जांचना, जंचाना, जांचना, जंचाना, जांचवाना, जांचवाना, जांचवाना। तो ये थे प्रेरणार्थक क्रिया। चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, और जांचना, जंचाना और जंचवाना। हाँ बच्चों, देखिए यहाँ पर अभ्यास में कुछ शब्दों को दिए हैं, यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए जो पुस्तक में पहला शब्द है लेखक। पहला शब्द कौन सा है? लेखक। तो लेखक शब्द के लिए स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखिका। यहाँ पर लिखेंगे लेखिका। तो दूसरा है श्रीमान। दूसरा क्या है? श्रीमान। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमती। श्रीमती। मयूर। मयूर। मयूर यह पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? मयूरी भी हो सकता है, मयूरनी, मयूरी या मयूरनी, मयूरनी। और कौन सा है? कुत्ता। कुत्ता, इसका क्या है? कुत्ता, कुतिया। कुतिया क्या है? कुतिया। तो देखिए ये पुल्लिंग जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, अभ्यास में पुल्लिंग रूप को दिए हैं, हम लोग क्या करना है? स्त्रीलिंग रूप को लिखना है। लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, मयूर, मयूरी या मयूरनी, कुत्ता, कुतिया। तो बच्चे देखिए यहाँ पर आज हम गिल्लू पाठ के गद्यांश को जान चुके, उसके बाद उसके प्रेरणार्थक रूप को जान चुके, उसके बाद पुल्लिंग रूप को स्त्रीलिंग रूप में बदल दिए हम लोगों ने। उसके बाद गद्यांश को जानने के बाद इस गद्यांश में जो प्रश्न है
उस प्रश्न के उत्तर को यहाँ पर हम लोग जान लेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? तो इसका उत्तर है यहाँ पर है, देखिए पृष्ठ संख्या 13। उसका उत्तर है कौवे का एक साथ समाधारित अनाधारित अति सम्मानित अति अवमानित होने के कारण लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, देखिए कौवे का एक साथ समाधारित अनाधारित, सम्मान भी करते हैं अनाधारित भी करते हैं, अति सम्मानित जरूरत से ज्यादा भी हम लोग कौवे को सम्मान करते हैं, अति अवमानित भी करते हैं होने के कारण लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है। यानी सम्मान और अवमान यानी दोनों को हम लोग ही समझते हैं। यानी कौवा घर के सामने आकर जब काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, आज हमारे घर में कोई आने वाला है। इस तरह कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं, आज कोई अशुभ घड़ी आने वाली है, इस तरह भी सोचते हैं। तो पहला प्रश्न और उत्तर, उसका उत्तर जान चुके। दूसरा प्रश्न देखिए, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 14। उसमें पहली पैराग्राफ में है, देखिए कहाँ पर। इसका उत्तर गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का बच्चा पड़ा था। तो दूसरा प्रश्न, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? इसका उत्तर क्या है, गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का बच्चा पड़ा था। यानी लेखिका की दृष्टि गमले और दीवार की संधि में जो गिलहरी का बच्चा पड़ा रहता है उस पर लेखिका की दृष्टि पड़ती है। तो देखिए दो प्रश्न हुए। तीसरा प्रश्न क्या है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? जो कुछ घाव से गिल्लू पड़ा था उसके ऊपर लेखिका ने क्या लगाया? यानी क्या लगाया? पेंसिलिन का मरहम लगाया। उसका उत्तर देखिए पृष्ठ संख्या 14, उसमें थर्ड पैराग्राफ में है। तो दूसरा लाइन में है, लेखिका ने गिल्लू के गांव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो देखिए लेखिका ने गिल्लू के गांव पर क्या लगाया? इसका उत्तर है लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। यानी रुई से रक्त पोंछकर उसके ऊपर लेखिका ने पेंसिलिन का मरहम
लगाया, उसके बाद क्या किया, एक बूंद पानी को टपकाया। तो चौथा प्रश्न देखिए, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? तो महादेवी वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिल्लू नाम से बुलाती थी। तो देखिए बच्चों, एक अंक के 4 प्रश्नों के उत्तरों को हम लोग यहाँ पर जान लिए। उसी प्रकार 2 अंक के प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ पर हम लोग जान लेंगे। तो 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? लेखिका को गिलहरी का बच्चा किस स्थिति में दिखाई पड़ी? किस स्थिति में? गमले और दीवार की संधि में, यानी घावों से स्थित लघु जीव, यानी 2 कौवे के चोंचों से क्या हो गया था, गांव हो गया था। इन घावों से वह निश्चेष्ट से वह क्या हुआ था, वहां पर पड़ा था। यहाँ पर देखिए उस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ संख्या 14 में पहली पैराग्राफ है ना, वहां पर है। देखिए लेखिका ने गिलहरी को दीवार की गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से पड़ा था। काकद्वय चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। और देखिए बच्चों, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था।
काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। तो पहला 2 अंक के प्रश्न और उत्तर को हम लोग जान चुके। दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए। उसका उत्तर यहाँ पर देखिए, पृष्ठ संख्या 14, उसमें तीसरा पैराग्राफ में है। लेखिका गिल्लू को उठाकर कमरे में लाई। पहुंचकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में बूंद पानी टपका। तो देखिए बच्चों, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए, इस प्रश्न का उत्तर यह क्या है, 2 अंक का प्रश्न है। 2 अंक का प्रश्न, इसका उत्तर, लेखिका गिल्लू को उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम लोग इस पाठ के गद्यांश को जान लिए। इस पाठ का हास्य और प्रश्नोत्तर और जो भाषा अभ्यास था उसको भी हम लोग जान चुके। आज इस पाठ से संबंधित आपको कुछ प्रश्नों को देती हूँ। उन प्रश्नों को आप घर में लिख कर लाना है। दूसरी कक्षा में आप लोगों, मैं जो कुछ अब 4 प्रश्नों को देती हूँ यहाँ पर, उन 4 प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों को लिख कर लाना है। तो गृह कार्य, पहला प्रश्न क्या है, देखिए ये 2 अंक का प्रश्न है। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो दूसरा प्रश्न, गिलहरी का लघुगात इसके भीतर बंद रहता था। तो देखिए बच्चों,
करने के लिए गिल्लू क्या करता था। और दूसरा प्रश्न, गिलहरी का लघुघात जिसके भीतर बंद रहता था, किसके भीतर बंद रहता था। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखकर दूसरी कक्षा में आप सब लोगों को दिखाना है।